हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल एवं स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आज मैं प्रवेश कुमार, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डायट पीलीभीत, आप सभी के लिए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पेपर, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित ये वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था। इसको हम आज एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अब ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक है हमारी कैंप ऑफ TCSS। इस ट्रिक के माध्यम से आज हम बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था के हर एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने बोधकालीन शिक्षा से संबंधित जितने भी पहलू शैक्षिक दृष्टिकोण से हो सकते हैं उन सभी को शामिल करने का प्रयास किया है। चलिए पहले हम इस ट्रिक को समझते हैं। हमारी ट्रिक में पहला लेटर है सी का मतलब है यहाँ पर क्लासिफिकेशन से है। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकृत करेंगे बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था को, उसकी समय अवधि को कि वो कब से कब तक मानी जाती है। नेक्स्ट ए मींस एम्स यानी कि लक्ष्य, बोधकालीन शिक्षा के क्या लक्ष्य थे इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट मेथड्स यानी कि विधियां, शिक्षण की विधियां क्या थी बोधकाल में उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मीडियम यानी कि भाषा का माध्यम क्या था उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है पीपल्स, शिष्य की दिनचर्या किस प्रकार की होती थी। इन सब पहलुओं को आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स यानी कि बोधकालीन शिक्षा जो संचालित होती थी उसके क्या उद्देश्य थे, इनको यहाँ देखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था किस तरह से होती थी उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही टी यानी कि टीचर यानी कि अध्यापक किस तरह के होते थे, किस तरह से शिक्षण कार्य करते थे, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है सी सेंटर, शिक्षा के केंद्र यानी कि केंद्र क्या थे इनको समझेंगे। साथ ही साथ एस यानी कि सिलेबस, पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट एस से हम संस्कार यानी कि विद्या, जो बोधकालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षा से संबंधित कौन कौन से संस्कार होते थे, इन सबको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बोधकाल के संदर्भ में इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, तो बोधकाल का जो वर्गीकरण है या जो समय अवधि है वो लगभग 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक मानी जाती है। नेक्स्ट एम्स, बोधकालीन शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य था वो निर्वाण की प्राप्ति करना था, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। जो जीवन चक्र है जन्म मरण का उससे मुक्त हो जाना ही निर्वाण प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना बतलाया कि आप अष्टांगिक मार्ग को अपना करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां, बोधकाल में जो शिक्षण की विधियां थी मुख्य रूप से मौखिक एवं लिखित थी और साथ ही साथ स्वाध्याय, व्याख्यान और देशाटन विधियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है मीडियम यानी कि भाषा का जो था माध्यम क्या था, तो बोधकाल में शिक्षा का जो माध्यम था वो पाली भाषा थी। साथ ही साथ जो देसी भाषाएं थी उनका भी प्रयोग होता था, लेकिन मुख्य रूप से पाली भाषा का ही प्रयोग होता था। फिर कुछ समय अंतराल बाद आगे चलकर प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन मुख्य रूप से जो बोधकालीन शिक्षा का जो माध्यम माना जाता है उसको वो पाली भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट प्यूपिल, शिष्य यानी कि बोधकाल में शिष्य की क्या दिनचर्या होती थी उसको यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले बोधकाल में जो शिष्य थे वो मौन रहकर भिक्षा मांगते थे। यानी कि हमने वैदिक काल का जब वो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वैदिक काल में भी भिक्षावृत्ति थी, भिक्षा मांगी जाती थी, लेकिन वहां
बोलकर मांगी जाती थी, जबकि बोध काल में शिक्षा मौन रहकर मांगते थे। साथ ही शिष्यों को 3 वस्त्र धारण करने होते थे, जिसको तिसिवरा कहते थे, और साथ ही साथ 3 समय दिन में मतलब भोजन करना होता था। अनुशासित जीवन जीते थे, किसी भी प्रकार के श्रृंगार एवं आभूषण नहीं पहन सकते थे, और सात्विक जीवन में जीते हुए अनुशासित जीवन जीते थे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। बोध काल की शिक्षा के जो उद्देश्य थे, उनमें सबसे मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास करना था, क्योंकि बोध काल में 4 आर्य सत्य बताए गए, जिनमें से दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इन दुखों का कारण अज्ञानता बताया गया, इसलिए इस अज्ञानता को हम ज्ञान के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, इसलिए इस उद्देश्य पर बल दिया गया। नेक्स्ट, चारित्रिक विकास करना। बोध काल में चारित्रिक विकास पर बहुत बल दिया जाता था, क्योंकि शिष्य जो थे मठों एवं विहारों में रहते हुए उनके नियमों का पालन करते थे और ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे, जिससे उनके अंदर चारित्रिक विकास उनका होता रहता था। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। बोधकालीन शिक्षा में व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर विकास पर बल दिया जाता था, चाहे वो उनके शारीरिक विकास की बात हो, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन सभी पहलुओं पर बल दिया जाता था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। बौद्ध काल की जो शिक्षा थी, उसमें बौद्ध धर्म पर प्रचार करने पर बल दिया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अनुयायी बने, बौद्ध धर्म को अपनाएं और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। तो ये बौद्ध काल की शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं, फाइनेंस यानी कि वित्त की व्यवस्था। बौद्ध काल में शिक्षा निःशुल्क थी, यानी कि बौद्ध काल में भी शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क थी, लेकिन संघों के नियंत्रण में थी। किसके कंट्रोल में थी? जो बौद्ध संघ बने हुए थे उनके नियंत्रण में थी, और बौद्ध संघों के द्वारा ही वित्त की व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट, टीचर, शिक्षक। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षा प्रदान करने का कार्य मठों एवं विहारों में करते थे, यानी कि जो भिक्षु शिक्षा पूर्ण कर लेते थे, उसके बाद वो शिक्षक का कार्य के रूप में कार्य करने लगते थे, जिन्हें उपाध्याय कहते थे। और उपाध्याय बनने के लिए 8 वर्ष की भिक्षु शिक्षा लेनी अनिवार्य होती थी। नेक्स्ट, सेंटर, केंद्र, यानी कि बौद्ध काल में जो शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, मठ एवं विहार थे, और ये प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के केंद्र थे। बड़े बड़े नगरों के निकट खुले स्थान पर बनाए गए थे। इन मठों एवं विहारों के भवन बहुत ही विशाल और भव्य होते थे। इनमें गुरु और शिष्य के रहने के लिए गुरु आवास और शिष्यों के रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था होती थी। साथ ही साथ शिक्षा के मुख्य केंद्रों में उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला आदि भी थे, जिनमें विश्व भर के छात्र आकर के शिक्षा अर्जन करते थे। उस समय इनको बहुत ही विश्व ख्याति प्राप्त थी। नेक्स्ट, सिलेबस, पाठ्यक्रम। बौद्ध काल के पाठ्यक्रम में संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, न्याय आदि मुख्य विषय थे। इनके अलावा विभिन्न धर्मों से संबंधित जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त सैनिक शिक्षा और धनुर्विद्या, कला कौशल आदि का भी प्रबंध होता था, और दर्शन, औषधि ज्ञान का आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, संस्कार। वैदिक काल में जो संस्कार होते थे, उनमें पहला संस्कार था विद्यारंभ संस्कार। यह लगभग 6 वर्ष की अवस्था में होता था और प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के समय होता था। इसकी अवधि लगभग 6 वर्ष मानी जाती है। इस संस्कार के समय बच्चे को प्रथम 6 माह तक
सिद्धुरस्ती बाल पोथी का अध्ययन कराया जाता था। इस बाल पोथी में 12 अध्याय एवं वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इसको समाप्त करने के बाद छात्रों को 5 विद्याओं का ज्ञान कराया जाता था, जिनमें शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या और हेतु विद्या का अध्ययन कराया जाता था। नेक्स्ट संस्कार जो था वो था पवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार। इसका शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर बौद्ध मठों में जाना। बौद्ध मठ का जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था वो इस संस्कार को संपन्न कराता था। पवज्जा संस्कार के समय छात्र को सिर मुड़वा करके भिक्षु के सामने बिठाया जाता था और भिक्षु छात्र से 3 वाक्य बुलवाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसके बाद पवज्जा संस्कार पूर्ण माना जाता था और छात्र जो है मठ एवं विहार में प्रवेश कर लेता था। यानी कि पवज्जा संस्कार के बाद मठों में प्रवेश मिल जाता था। फिर छात्र को मठों एवं विहारों के नियमों का पालन करना होता था, जैसे झूठ नहीं बोलना, जीव हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करना, मादक पदार्थों का भोजन नहीं करना और श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना आदि नियम थे बौद्ध मठों एवं विहारों के, जिनका उनको पालन करना होता था। इसके बाद जो अगला संस्कार होता था वो हमारा उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार सभी के लिए नहीं था। उपसंपदा संस्कार केवल उन्हीं शिष्यों के लिए होता था जो भिक्षु बनना चाहते थे। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि उपसंपदा संस्कार के समय कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य होती थी और सब जो मठ एवं विहार के जो सबसे बड़े भिक्षु होते थे उनके सामने संस्कार संपन्न होता था। इसको समझते हैं ये किस प्रकार से होता था। उपसंपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी और भिक्षुओं द्वारा शिष्य से प्रश्न पूछे जाते थे। सफल होने पर शिष्य को संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य घोषित कर दिया जाता था और उसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था और ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होती थी, वृक्ष के नीचे निवास करना होता था और औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना होता था। साथ ही साथ जीव हत्या नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना होता था। इस प्रकार आज हमने बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था को इस ट्रिक के माध्यम से समझा। इस ट्रिक में बौद्ध काल की जो शिक्षा व्यवस्था संचालित होती थी उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया। यदि आप किसी को इस वीडियो में कोई कठिनाई होती है, कोई किसी बिंदु पर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जल्द ही शीघ्र ही एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।